हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका केडी क्लासेस में। अभी तक के इस वीडियो में हमने देखा था सेल से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और जिसमें हमने अभी तक आपको टोटल 30 क्वेश्चन बताया था। आज हम 31 से टोटल 60 क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 31 है, इसमें पूछा जा रहा है व्हाट कुड बी द लेंथ ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया की कोशिका की लेंथ कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 3 to 5 म्यूएम, दूसरा है 3 to 5 म्यूएम, पहले में एमएम है, दूसरे में म्यूएम है, मिलीमीटर और माइक्रोमीटर। तीसरा है 3.5 सेंटीमीटर और चौथा है नानाबदीज। तो जो बैक्टीरियल सेल होती है वो काफ़ी छोटी होती है। तो बैक्टीरिया की कोशिका काफ़ी छोटी होती है, जिसमें जो सबसे छोटी यूनिट है वो ऑलरेडी कौन सी है, 3 to 5 म्यूएम है, माइक्रोमीटर है। इसके अलावा सेकंड इसका जो क्वेश्चन है 32, इसमें पूछा जा रहा है डायमीटर ऑफ एन आरबीसी इज। एक आरबीसी का डायमीटर कितना होता है। तो आरबीसी सेल का डायमीटर 7 म्यूएम या फिर 700 mm, 6 म्यूएम या फिर 6000 mm होता है। तो कितना होगा इसका डायमीटर। 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका जो डायमीटर होता है वो 7 म्यूएम के आसपास होता है। इसके अलावा 33 में पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 33, द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी आर। मानव कोशिका के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। मसल सेल होती है, कार्डियक मसल सेल होती है, न्यूरॉन होता है या नानाबदीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा न्यूरॉन। न्यूरॉन हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में पूछा जा रहा है, कह रहा है राउंड एंड बाई कॉनकेव आरबीसी। दूसरा है अमीबॉयड डब्ल्यूबीसी। तीसरा है इलोंगेटेड ट्रैकीड होगा, और चौथा ऑप्शन है लॉन्ग एंड नैरो नर्व सेल। तो जो ये नर्व सेल होती है वो लॉन्ग और नैरो होती है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन यही होगा लॉन्ग एंड नैरो, ये नर्व सेल। तो नर्व सेल लॉन्ग और नैरो नहीं होती है। ये मतलब इसका आपने फिगर देखा होगा तो ये इस तरह से कुछ होती है। तो ये लॉन्ग एंड नैरो स्ट्रक्चर इसका नहीं होगा। बाकी के सभी ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर इसमें 35 जो है वो ऑलरेडी हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें ए बी सी डी ई ये सब फिगर में किन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें हमें ऑप्शन देखना होगा। तो पहले आप इसके फिगर को सही से देख लेंगे और उसके बाद कौन सा भाग क्या है इसको हम डिसाइड कर लेंगे। फिर हमें जो है ये क्लियर होगा कि इसका सही आंसर क्या है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए हमें लगता है ये ज़्यादा करेक्ट दिख रहा है, क्योंकि इसमें जो पहला ऑप्शन है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो जो यहाँ पे ए है, ए ऑलरेडी इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए में अगर आप देखेंगे तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑलरेडी ए को रिप्रेजेंट करेगा। जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिगर उतना क्लियर नहीं है। और जो ऑप्शन नंबर सी है इसमें न्यूक्लियर इन्वेलप है, सी न्यूक्लियर इन्वेलप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऑप्शन नंबर जो डी है ये माइक्रोट्यूब्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ई जो है वो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शन को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो इसे देख भी सकते हैं, लेकिन इसका सबसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर राउंड एंड ओवेल। कौन सी कोशिका राउंड और ओवेल होती है। तो 36 में अगर हम देखेंगे तो इसमें आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, कॉलमनर सेल है या फिर मेसोफिल सेल है। तो इसमें कौन सी सेल राउंड और ओवेल नेचर की होगी। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो मेसोफिल सेल होती है, मेसोफिल सेल राउंड होती है और ओवेल होती है। राउंड और ओवेल, इसके पहले का जो सेशन है उसमें आप देखेंगे तो मेसोफिल आपको दिखेगा, गोल सी संरचनाएं इस तरह से आपको दिख रही थी। ये राउंड भी होती हैं, ओवल भी होती हैं, इस तरह की। मतलब एक फिगर आइडेंटिफिकेशन के लिए एक क्वेश्चन आपको इसके पहले वाले वीडियो में मिला था, तो वहाँ पे आपने देखा था ये राउंड और ओवल नेचर की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लॉन्ग एंड नैरो सेल्स। इनमें से कौन सी लंबी और नैरो कोशिकाएं होती हैं।
तो 37 का जो करेक्ट आंसर होगा इसमें अगर आप देखेंगे तो नर्व सेल तो होगा नहीं, अभी अभी आया था। दूसरा है WBC, तीसरा है कॉलमनर एपिथेलियल, तीसरा है ट्रैकिड। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें से दो में से एक सही होगा, या तो ट्रैकिड या फिर कॉलमनर। तो आप इसमें से कंपेयर करेंगे अगर दोनों को, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ट्रैकिड जो होगा उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। तो ये काफ़ी लंबी नहीं होती है, लेकिन अगर आप कॉलमनर एपिथेलियल सेल को देखेंगे तो ये पतली और लंबी सी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स प्रोकैरियोटिक सेल। इनमें से कौन प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट करेगा? ब्लू ग्रीन एल्गी, पीपीएलओ, बैक्टीरिया या फिर आलाप्तीज। तो जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी होता है वो क्या है, वो प्रोकैरियोटिक सेल से बनी होती है। तो इसका जो सबसे पहला करेक्ट आंसर होगा वो इसमें ये वाला भी होगा। इसके अलावा पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, तो ऑलरेडी ये बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरिया भी बैक्टीरिया है, तो इसमें आलाप्तीज हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आलाप्तीज, क्योंकि ये भी बैक्टीरिया है, ये भी बैक्टीरिया है, ये ऑलरेडी ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोटिक, तो ये सभी प्रोकैरियोटिक हैं, तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, पीपीएल अगर आपको प्रोकैरियोटिक सेल को याद करना है तो पीपीएलओ है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, बैक्टीरिया है, ये तीनों क्या हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 में फिर से फिगर को आइडेंटिफाई करके इसका नाम लिखना है। तो फिगर को आइडेंटिफाई करने से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर ये नीट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो नीट के एग्ज़ाम में अगर आप देखेंगे तो फिगर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आप फिगर को कंसीडर करेंगे तो 39 का जो करेक्ट आंसर होगा, इसमें आप पहले तो इसको आइडेंटिफाई करेंगे, अभी अभी हमने आइडेंटिफाई किया था, उस हिसाब से जैसे कौन सा भाग क्या है देखेंगे। तो इसमें मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी अगर आप देखेंगे तो ये करेक्ट मैच करेगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी सेंट्रियोल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ई वाला आप ध्यान दीजिए, ई रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। बाकी को भी आप मैच कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 में पूछा जा रहा है, व्हाट इज ट्रू फॉर ए प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए कौन सा कथन सत्य है? इसमें है दे आर स्मॉलर इन साइज, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं छोटी होती हैं, सही बात है। मल्टीप्लाई मच रैपिडली देन यूकैरियोट्स, ये बात भी सही है। और इसके अलावा ग्रेटली वेरी इन शेप एंड साइज, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आलाप्तीज। तो इसमें सारे स्टेटमेंट इसके सही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 41 में हम देखेंगे, इसमें पूछा जा रहा है, व्हाट इज द साइज ऑफ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल। जो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल होती है इसका करेक्ट साइज, मतलब नियरली इसका साइज कितना होता है। तो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल को अगर हम देखेंगे तो इसमें पहला ऑप्शन है दिया गया है 1 to 2 म्यूएम, सेकेंड है 10 to 20 म्यूएम, 10 to 20 mm, 1 to 2 मिलीमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 10 to 20 म्यूएम होगा, माइक्रोमीटर होगा। तो टिपिकली अगर देखा जाए यूकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो 10 से 20 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा जा रहा है, हाउ मच इन इज द शेप ऑफ टिपिकल बैक्टीरिया। एक टिपिकल बैक्टीरिया का शेप कितना होता है। तो इसमें जो सबसे कम वाला होगा वही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट इसका हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी यूकैरियोट के लिए हो जाएगा और ये तो यूकैरियोट भी इतना बड़ा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा कि जो बैक्टीरिया का साइज होता है वो काफ़ी कम होता है, तो 1 to 2 म्यूएम हो जाएगा। तो 42 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 में देखेंगे, हाउ मच इन इज द साइज ऑफ वायरस। वायरस का साइज इसमें पूछा गया है। तो कोशिका वाले लेसन से रिलेटेड जो सेल वाला चैप्टर है इससे रिलेटेड ये वायरस का भी साइज पूछा जाता है। तो इसमें ध्यान दीजिए, जो वायरस होते हैं वो काफ़ी छोटे टाइनी पार्टिकल होते हैं, नॉन लिविंग मैटर होते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो सबसे कम साइज होगा, तो सबसे कम आपको पहला ऑप्शन ही दिख रहा है 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन क्या हैं, गलत है, क्योंकि इतना बड़े वायरस नहीं होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है। इसमें पूछा जा रहा है, व्हाट इज द जीनोमिक डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जीनोमिक डीएनए कैसा होता है। तो बैक्टीरिया का जो जीनोमिक डीएनए होगा
वो सर्कुलर होगा या फिर सिंगल स्टैंडर्ड होगा, बोथ ए एंड बी, और या फिर डबल स्टैंडर्ड लीनियर टाइप का होता है। तो बैक्टीरिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो बैक्टीरिया के अंदर जो उसका डीएनए होगा वो इस तरह से होता है, वो जनरली ऐसे छोटा सा रहेगा प्लाज्मिड के जैसा। तो ये प्लाज्मिड सर्कुलर होता है, जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सर्कुलर होगा। सिंगल स्टैंडर्ड तो होता है, तो इसमें ये वाला भी ऑप्शन होना चाहिए, पर इसमें पूछा है जीनोमिक पूछा गया है, तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर सर्कुलर डीएनए होगा। तो सर्कुलर डीएनए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा जा रहा है, वेयर इज द जेनेटिक मटेरियल लोकेटेड इन प्रोकैरियोटिक कैरियाट्स। तो प्रोकैरियोट के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो कहाँ पे पाया जाता है? तो न्यूक्लियस के अंदर होगा, या फिर इन्वेलप होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा, नेक्ड होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, नन ऑफ दीज। तो जो 45 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेक्ड होता है। तो नेक्ड साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। प्रोकैरियोटिक का जेनेटिक मटेरियल वो साइटोप्लाज्म के अंदर डायरेक्टली एम्बेडेड होता है, ये आप जानते होंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो 46 है इसमें पूछा जा रहा है, व्हाट आर द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होते हैं? नेक्ड जीनोमिक डीएनए होते हैं, स्मॉलर डीएनए जीनोमिक होते हैं, इन्वेलप डीएनए होते हैं, नन ऑफ दीज। तो इसमें से आप बताइए कौन सा सबसे करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो जो प्लाज्मिड होगा, प्लाज्मिड का जो डीएनए होता है वो छोटा होता है, स्मॉलर होता है, और इसमें छोटा जीनोमिक डीएनए होगा, स्मॉलर डीएनए देन जीनोमिक डीएनए। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्ड जीनोमिक नहीं होगा, इन्वेलप डीएनए नहीं होगा, इसका स्मॉलर साइज का होता है, जीनोमिक डीएनए से छोटा होता है। ठीक है, अब इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 47 है, 47 में पूछा जा रहा है, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स इज कन्फर्ड बाई। जो एंटीबायोटिक होती है उसको किसके द्वारा कन्फर्म किया जाता है? प्लाज्मिड डीएनए के थ्रू, क्रोमोसोम के थ्रू, दोनों के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 47 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्लाज्मिड डीएनए जो होता है इसके द्वारा एंटीबायोटिक्स को कन्फर्म किया जाता है। ठीक है, 48 में पूछा जा रहा है, विच इज द कॉमन ऑर्गेनेल्स दैट आर फाउंड इन बोथ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। इनमें से कौन सा ऐसा कॉमन सेल ऑर्गेनेल है जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों के अंदर होगा? लाइसोसोम होगा, राइबोसोम होगा, वैक्यूल होगा, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो ध्यान दीजिए, लाइसोसोम जो होगा ये बेसिकली देखा गया है ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं पाया जाता, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। राइबोसोम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। वैक्यूल जो होगा ये ज़्यादातर यूकैरियोट के अंदर होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया तो केवल यूकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर मेसोसोम होता है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 को। 49 में अगर हम देखेंगे तो इसमें पूछा जा रहा है, व्हाट इज ए स्पेसिफिक डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेंबर। जो कोशिका है, मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उसमें कौन सा स्पेसिफिक डिफरेंशिएटेड सेल मेम्ब्रेन है, उसकी क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर है? तो प्लाज्मिड होगा, इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि डिफरेंशिएशन जो होगा स्पेशली सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो किससे होगा? प्लाज्मिड के द्वारा, न्यूक्लियोसोम के द्वारा, मेसोसोम के द्वारा, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कि जो इसमें सेल मेम्ब्रेन होती हैं, प्लाज्मिड जो होगा वो तो ऑलरेडी सर्कुलर डीएनए होता है और ये डीएनए से रिलेटेड है। ये न्यूक्लियोसोम जो होगा ये भी डीएनए से रिलेटेड है, जबकि जो मीसोसोम है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अंदर, जैसे बैक्टीरिया की सेल होती है तो बैक्टीरिया की सेल अंदर की तरफ इस तरह से इन्वेजिनेट कर जाती है, धंस जाती है, और ये जो राउंड शेप स्ट्रक्चर बनता है इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? मीसोसोम, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा काम करता है। तो इसमें सेल मेम्ब्रेन जो होगी वो डिफ्रेंशिएट करके मीसोसोम का फॉर्मेशन करेगी। तो 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा जा रहा है, इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोट्स इज कॉल्ड। सेम वही क्वेश्चन है कि जो सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है उसे क्या बोलते हैं? तो इसे मीसोसोम कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 51 है, इसमें पूछा जा रहा है, व्हाट इज एक्सटर्नल टू सेल वॉल इन प्रोकैरियोटिक सेल।
तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होगा, ग्लाइकोकैलिक्स लेयर होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, बोथ होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो एक्सटर्नल सेल होती है उसे हम लोग नाम देते हैं ग्लाइकोकैलिक्स लेयर बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो इसमें होती है, लेकिन इनमें एक्सटर्नल पूछ रहा है, बाहर का पूछ रहा है, तो ये ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है इसे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 52 में देखेंगे, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मतलब ये 4 स्टेटमेंट में से हमें इनकरेक्ट को देखना है, करेक्ट को नहीं। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो कह रहा है ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस एमंग डिफरेंट बैक्टीरिया, ये करेक्ट है इसका, ठीक है। दूसरा है ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स और एग्रीगेट सेल, ये भी करेक्ट है। तीसरा है ER हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोजन, ये ऑप्शन भी सही है। तो इसका इनकरेक्ट ऑलरेडी ये वाला हो जाएगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें सेल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव न्यूक्लियस, माने सभी जीवों के अंदर जो कोशिका होती है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये तो सही बात नहीं है, ये गलत बात है, क्योंकि आप जानते हैं यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस होगा और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो इसका इनकरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है, इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज एक्सटर्नल टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन ए प्रोकैरियोटिक सेल लाइक बैक्टीरिया। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, एक्सटर्नल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी वो प्रोकैरियोटिक सेल और बैक्टीरिया से कैसे रिलेट करेगी। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, एक्सटर्नल प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये ग्लाइकोकैलिक्स अभी हमने डिस्कस किया है। तो जो बैक्टीरिया होगा उसमें सेल वॉल होती है और जो प्रोकैरियोट होते हैं उसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ग्लाइकोकैलिक्स होता है। तो इसमें ये ऑप्शन या इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें हमें करना क्या है, व्हाट इज़ द एक्सटर्नल टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक सेल लाइक बैक्टीरिया। तो इसमें हमें ऑलरेडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करना है प्रोकैरियोटिक, तो इसका करेक्ट आंसर ऑलरेडी 53 का जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक को कंपेयर करना है। तो इसमें जो प्रोकैरियोटिक होगा इसके अंदर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होगा, ग्लाइकोकैलिक्स होगा, और जो बैक्टीरिया होगा इसमें सेल वॉल होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज एक्सटर्नल टू ग्लाइकोकैलिक्स लेयर इन प्रोकैरियोटिक सेल लाइक बैक्टीरिया। सेम वही क्वेश्चन है पर इसका ऑप्शन चेंज कर दिया गया है। तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें जो ऑप्शन है वो भी चेंज नहीं है ज़्यादा। सेल वॉल बैक्टीरिया में होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो ऑलरेडी इसके अंदर होगी। इसमें ऑप्शन नंबर सी है और डी है। तो इसमें अगर हम देखेंगे 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। आप देखेंगे सेल वॉल तो ऑलरेडी ये बैक्टीरिया के अंदर होती है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें प्रोकैरियोट के अंदर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर नहीं है। तो इस हिसाब से दोनों का मैच करना चाहिए, तो ये बोथ वाला इस वजह से नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ऑप्शन करेक्ट मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे 55 को, इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज द एक्सटर्नल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इंटरनल टू ग्लाइकोकैलिक्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटर्नल क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स का इंटरनल ये क्या है। तो ये कैप्सूल है, सेल वॉल है, सेलुलर मैट्रिक्स है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं होते हैं। तो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स स्ट्रक्चर होगा ये क्या होता है। तो 55 का जो करेक्ट आंसर होगा इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि जो ग्लाइकोकैलिक्स होते हैं न तो ये कैप्सूल है, न ही सेल वॉल है, न ही सेलुलर मैट्रिक्स हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 56 को देखते हैं। 56 में देखेंगे व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया इनटू ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को जब हम इस पे मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इनके अंदर क्या बेसिक डिफरेंसेस होंगे, किसको लेकर, सेल वॉल को लेकर, ग्लाइकोकैलिक्स को लेकर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या ऑल ऑफ दीज। तो इनमें जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे इन सभी के बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है।
Question number 57. A bacterial cell was taken and gram staining was done to observe that it did not take up gram stain. Such bacteria known as. तो जो स्टेन होता है उससे पॉजिटिव और जो स्टेन नहीं होगा उससे ग्राम निगेटिव कहेंगे। तो इसमें पूछा गया है कि अगर कोई बैक्टीरिया है, अगर वो कलर्ड हो जाता है तो उसको ऑब्ज़र्व कैसे करेंगे, और कलर नहीं होगा तो कैसे ऑब्ज़र्व करेंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो जो कलर्ड होगा उसे ग्राम पॉजिटिव, और जो कलर नहीं होगा डिड नॉट टेक कलर, जो टेक कलर नहीं लेगा वही केवल पूछा गया ना, जिसमें कलर नहीं होता है तो वो कौन सा बैक्टीरिया है। तो कलर नहीं होगा तो ग्राम निगेटिव हो जाएगा, कलर लेगा तो ग्राम पॉजिटिव, नहीं हुआ तो ग्राम निगेटिव। तो इसमें जो पूछा गया है डिड नॉट टेक ग्राम स्टेन, जो स्टेन नहीं होगा, कलर नहीं होगा तो ग्राम निगेटिव होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा जा रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है। तो इनमें अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है रिस्पॉन्स टू ग्राम स्टेन इज ड्यू टू द सेल इनवेलप, ये इनकरेक्ट है। इसके अलावा सॉरी ये करेक्ट है, ये करेक्ट होगा, मतलब जो स्टेनिंग होगी वो ग्राम स्टेन बैक्टीरिया होता है। इसके अलावा द सेल इनवेलप एक्ट एज सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, मतलब सेल इनवेलप एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट से बना होता है, ये भी सही है। और उसके अलावा नेक्स्ट है द ग्लाइकोकैलिक्स लेयर इज सिमिलर इन ऑल द बैक्टीरिया, जो ग्लाइकोकैलिक्स होगी सभी बैक्टीरिया के अंदर सिमिलर एक जैसा होता है, ये थोड़ा इनकरेक्ट लग रहा है। और चौथा ऑलरेडी ना नाम दीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यही इनकरेक्ट, इसमें नॉट ट्रू, सही नहीं है। तो सही नहीं है, इसका जो ग्लाइकोकैलिक्स बैक्टीरिया सेल का होगा वो सिमिलर इन ऑल बैक्टीरिया, सभी के अंदर ये सिमिलर नहीं होगा, ये डिसिमिलर नेचर का होता है। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा जा रहा है, ए लूज सीथ ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स लेयर इज कॉल्ड, ग्लाइकोकैलिक्स की जो लूज सीथ लेयर होती है उसे क्या नाम देते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं, स्लाइम लेयर कहते हैं, या सेल वॉल कहते हैं। तो जो लूज सीथ ग्लाइकोकैलिक्स होती है उसे हम लोग नाम देते हैं स्लाइम लेयर। लूज है, ग्लाइकोकैलिक्स लेयर की है, तो स्लाइम लेयर काफ़ी स्मूथ टाइप की होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 एंड लास्ट है आज के लिए, व्हाट इज ए थिक टफ लेयर ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स नोन एज। तो इसमें अगर आप देखेंगे थिक और टफ, तो थिक और टफ है स्लाइम, सेल वॉल या सेल इम्यूनोलक्स, कैप्सूल। तो थिक के साथ टफ होना चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कैप्सूल हो जाएगा। तो कैप्सूल जो होता है वो थिक होता है, टफ होता है और ग्लाइकोकैलिक्स से बना होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का जो इसमें और भी सीरीज होगी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।